हेलो एवरीवन, दिस साइड जितेंद्र यादव। आज हम आईपीसी के टॉप 50 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी, बिहार जुडिशरी और यूपी जुडिशरी। इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीसी सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। आज हम बहुत टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना कुछ देर करे हुए हम अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है हर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्टेट्स के लिए हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं तो उसकी भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो आप जाके टारगेट फॉर IQ पर कॉन्टैक्ट करके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि सर इंग्लिश मीडियम में मिलेगा या हिंदी मीडियम में, दोनों ही लैंग्वेज में ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें टारगेट फॉर IQ का नंबर इस टेस्ट सीरीज़ में नीचे दिया हुआ तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बिना कुछ देर करे हुए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई यानी कि कब लागू हुई? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन 1 6 अक्टूबर 1860 से, ऑप्शन 2 6 दिसंबर 1860 से, ऑप्शन 3 1 जनवरी 1861 से, ऑप्शन 4 1 जनवरी 1862 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 1 जनवरी 1862 से। तो इस तरीके से हम अपना राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लिए तो ऑप्शन 1 है शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, ऑप्शन 2 शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरण में नहीं, ऑप्शन 3 शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ऑप्शन 4 समान ज्ञान के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 ऑप्शन 1 मौलिक अपराध कारित करती है, ऑप्शन 2 साक्ष्य विधि का एक नियम है, ऑप्शन 3 दोनों 1 तथा 2, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 साक्ष्य विधि का एक नियम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस सम्राट संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है और मेंस में भी आपको ये केस लॉस याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट संबंधित है किससे? ऑप्शन 1 सामान्य आशय के सिद्धांत से, ऑप्शन 2 सामान्य उद्देश्य से, ऑप्शन 3 विधि विरुद्ध जमाव से, ऑप्शन 4 दुष्प्रेरण से। तो जल्दी से गैस करिएगा कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सामान्य आशय के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सामान्य आशय और समान आशय, सामान्य और समान, ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। क्वेश्चन बच्चे इसी में गलत कर देते हैं। सामान्य आशय और समान आशय में स्पष्ट अंतर निम्न मामलों में से किस में बताया गया था? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 महबूब शाह वर्सेस एम्परर। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे एम्परर की जगह एम्परर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं एक बार। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 कोई आपराधिक कृत्य का किया जाना, ऑप्शन 2 आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ऑप्शन 3 आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ऑप्शन 4 आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया हो। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक शर्त नहीं है? तो इसमें से कौन सी आवश्यक शर्त आवश्यक नहीं होगी? तो इसमें से हम देखेंगे ऑप्शन 1 आपराधिक कृत्य कई व्यक्ति द्वारा किया हो, ऑप्शन 2 आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया हो, ऑप्शन 3 आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया गया हो, ऑप्शन 4 अपराध गठित करने वाले कृत्य में किसी न किसी रूप में सभी व्यक्तियों की भागीदारी। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे इसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाद सामान्य आशय से संबंधित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। ऑप्शन 1 ऋषिदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन 2 आर वर्सेस टॉल्सन, ऑप्शन 3 महबूब शाह वर्सेस एम्परर,
ऑप्शन 4 बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। जल्दी से गैस करिएगा इसका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आर बनाम टाल्सन। तो ये तीनों जो केस हैं वो सामान्य न्याय से संबंधित हैं, यानी कि ऋषिदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ऑप्शन 4 बारेंद्र कुमार घोष। लेकिन ये आर बनाम टाल्सन, ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। भारतीय दंड संहिता में अवैध शब्द निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन 1 जो अपराध हो, ऑप्शन 2 जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, ऑप्शन 3 जो सिविल कार्यवाहियों के लिए आधार उत्पन्न करता हो, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन 1 धारा 44 में, ऑप्शन 2 धारा 51 में, ऑप्शन 3 धारा 52 में, ऑप्शन 4 धारा 52A में। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 52 में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? ऑप्शन 1 जुर्माना, ऑप्शन 2 निर्वासन, ऑप्शन 3 संपत्ति का संपहरण, ऑप्शन 4 मृत्यु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 निर्वासन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने यदि एक अपराधी को कारावास व जुर्माने से दंडित अपराध के लिए 1000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 6 मंथ, यानी कि 6 माह। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दंड विधि प्रायश्चित सिद्धांत साम्य हुआ है? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन 1 धारा 70 में, ऑप्शन 2 धारा 71 में, ऑप्शन 3 धारा 75 में, ऑप्शन 4 धारा 73 एवं 74 में। तो प्रायश्चित सिद्धांत किस में समाया हुआ है, किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सेक्शन 73 से 70 एवं 74। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्यायों में से कौन सा एक अध्याय सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है? तो जल्दी से गैस करिएगा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अध्याय 6 में। ये बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। एक कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। दोषी है। तो इसमें देखेंगे कुछ ऑप्शन 1 किसी अपराध के लिए नहीं, ऑप्शन 2 हत्या के लिए, ऑप्शन 3 सदोष मानव वध के लिए, ऑप्शन 4 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन वर्सेस डेडले एंड स्टीफन्स वाद में की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डेनमैन के द्वारा, ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉलरिज द्वारा, ऑप्शन 3 लॉर्ड एक्टन द्वारा, ऑप्शन 4 न्यायाधीश पॉलॉक द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉलरिज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में है हमारा, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 10 वर्ष से कम, ऑप्शन 2 7 वर्ष से कम, ऑप्शन 3 8 वर्ष से कम, ऑप्शन 4 14 वर्ष से कम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 7 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन 1 आर वर्सेस डोडले एंड स्टीफन, ऑप्शन 2 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, ऑप्शन 3 मैग्नाटन का वाद, ऑप्शन 4 आर वर्सेस गोविंदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मैग्नाटन का वाद। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, यानी 19वां। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में कौन सी अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन 1 पागलपन की, ऑप्शन 2 मानसिक बीमारी की, ऑप्शन 3 चित्त विकृति की, ऑप्शन 4 उन्मत्तता की।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चित्त विकृति की। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20वां देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा वाद मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन 1 आर वर्सेस डेडले एंड स्टीफन, ऑप्शन 2 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर, ऑप्शन 3 आर वर्सेस लिपमैन, ऑप्शन 4 मैग्नाटन का वाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस वियर्ड। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको मैं अब इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो प्लीज़ आप ज़रूर देख के जाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 धारा 87 में, यानी कि 87 में। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम। या को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चला देता है। का की गोली से या की मृत्यु कारक घाव हो जाता है। का दोषी होगा किस चीज़ का? ऑप्शन 1 हत्या का, ऑप्शन 2 आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, ऑप्शन 3 दुर्घटना के द्वारा मृत्यु कारित करना, ऑप्शन 4 कोई अपराध नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोई अपराध नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 अंतर्निहित सिद्धांत है। ऑप्शन 1 डी मिनिमस नॉस क्यूरेटस लेक्स, ऑप्शन 2 वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन 3 नॉन कंपोज मेंटेंस, ऑप्शन 4 एक्टस में निवाइटो फैक्टस नॉन इसिट मेंस एक्टस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 डी मिनिमिस नॉस क्यूरेट लेक्स। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं हम। कथन और कारण से संबंधित है। कथन कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। कारण यह कहता है कि जहां समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती वहां व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ऑप्शन 2 अमजद खान वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन 3 रेग वर्सेस गोविंदा, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अमजद खान वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 3 गलत होंगे और एक कोई सही होगा, तो हम उसको देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार एक ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है जो संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन 2 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विधि विरुद्ध आक्रमण के निरसन हेतु तथा प्रतिकर के हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है, यह भी गलत है। ऑप्शन 3 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए ही उपलब्ध होता है, यह भी गलत है। क्वेश्चन और ऑप्शन 4 देखते हैं। जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन 4। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो ऑप्शन 1 है किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला, ऑप्शन 2 बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, ऑप्शन 3 व्यापरण करने के आशय से किया गया हमला, ऑप्शन 4 प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति से आशय से किया गया हमला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न अपराध में मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। ऑप्शन 1 लूट, ऑप्शन 2 अग्नि द्वारा रिष्टि, ऑप्शन 3 चोरी, ऑप्शन 4 रात्रि गृह वेदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चोरी। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम। का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यहाँ दोषी होगा।
ऑप्शन 1 का हत्या के प्रयत्न का दोषी है और खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ऑप्शन 2 का किसी अपराध का दोषी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन 2 हम फिर से देख रहे हैं, का किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ऑप्शन 3 है, का किसी अपराध का दोषी नहीं है और इसलिए खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 का किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। आ एक डॉक्टर है, उसने अपने मरीज बा को यह बताया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर बा की हृदय गति रुक गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। आ ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि ऑप्शन 1 आ को यह कर्तव्य था कि वह रोगी को इसके रोग के विषय में बताए। ऑप्शन 2 आ को यह ज्ञात नहीं था कि बा को हृदय रोग है। ऑप्शन 3 आ ने सद्भावना पूर्वक संसूचना दी। और ऑप्शन 4 है, आ की बाध्यता नहीं है कि वह अपने रोगियों से केवल मधुर बातें ही करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, आ ने सद्भावना पूर्वक संसूचना दी। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरण का प्रावधान है? ऑप्शन 1 धारा 106, ऑप्शन 2 धारा 107, ऑप्शन 3 धारा 108, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 धारा 108। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 षड्यंत्र में प्रधान व सहायक का अंतर नहीं होता है। ऑप्शन 2 षड्यंत्र में प्रधान व सहायक का अंतर होता है। ऑप्शन 3 सभी अपराधों में प्रधान व सहायक का अंतर होना आवश्यक है। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 षड्यंत्र में प्रधान व सहायक का अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, यानी 33वां। आ अपने घर में एक पुरोहित बा द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराने हेतु सुविधा प्रदान करता है। यहाँ ऑप्शन 1 आ दोषी होगा, यह देखने वाली बात है। ऑप्शन 1 आ अवैध विवाह के दुष्प्रेरण के अपराध हेतु दायित्वाधीन है। ऑप्शन 2 बा दुष्प्रेरण का दोषी है। ऑप्शन 3 आ एवं बा दोनों ही दुष्प्रेरण के दोषी हैं। ऑप्शन 4 ना तो आ और ना ही बा दुष्प्रेरण का दोषी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आ अवैध विवाह के दुष्प्रेरण के अपराध हेतु दायित्वाधीन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। आ अपने घर में पुरोहित बा द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराने हेतु सुविधा प्रदान करता है। यहाँ ऑप्शन 1 आ अवैध विवाह के दुष्प्रेरण के अपराध हेतु दायित्वाधीन है। ऑप्शन 2 बा दुष्प्रेरण का दोषी है। ऑप्शन 3 आ एवं बा दोनों ही दुष्प्रेरण के दोषी हैं। ऑप्शन 4 ना तो आ और ना ही बा दुष्प्रेरण के दोषी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बा दुष्प्रेरण का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं हम। कथन और कारण संबंधित यह प्रश्न है। ए चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है भले ही बी अपराध करने में अक्षम हो। कारण यह कहता है दुष्प्रेरण का दायित्व मुख्य अभियुक्त के दायित्व पर आधारित नहीं होता है। नीचे दिए गए कोट में से कौन सा सही होगा? तो इसमें से हम देखते हैं कथन कारण का ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों हैं सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 2 ए और दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन 3 ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 4 ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं हम। का खा को गा पर हमला करने को दुष्प्रेरित करता है, खा गा की हत्या कर देता है। ऑप्शन 1 का गा पर हमला करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। ऑप्शन 2 का गा पर हमला करने एवं हत्या करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। ऑप्शन 3 का गा की हत्या के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। ऑप्शन 4 का हत्या का उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर देखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 का गा पर हमला करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं हम। का खा को माँ की हत्या करने के लिए उकसाता है और खा ऐसा काम करने से इनकार कर देता है। का दोषी है। ऑप्शन 1 किसी भी अपराध का नहीं। ऑप्शन 2 हत्या करने के लिए खा को दुष्प्रेरित करने का। ऑप्शन 3 आपराधिक षड्यंत्र का। ऑप्शन 4 हमले के अपराध का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हत्या करने के लिए खा को दुष्प्रेरित करने का।
क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम। खा को आ घर जलाने के लिए का को उकसाता है। खा उस घर को आग लगा देता है और उसी समय संपत्ति की चोरी करता है। इस मामले में क्या होगा? ऑप्शन 1 देखते हैं हम। का घर जलाने और चोरी का दोषी होगा। ऑप्शन 2 का घर जलाने के दुष्प्रेरण और चोरी कराने का दोषी है। ऑप्शन 3 का घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी करने का दोषी नहीं है। ऑप्शन 4 का यद्यपि घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, चोरी का दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 का यद्यपि घर जलाने का दुष्प्रेरण का दोषी है, चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं हम। आपराधिक षड्यंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन 1 कोई अवैध कार्य करने हेतु करार। ऑप्शन 2 कोई विधि मान्य कार्य हेतु करार। ऑप्शन 3 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा करार। ऑप्शन 4 ऐसे व्यक्तियों की अपराध कारित करते समय की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ऐसे व्यक्तियों की अपराध कारित करते समय उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं हम। एक्स और वाई विष द्वारा जेड की हत्या कारित करने के लिए सहमत होते हैं और वाई द्वारा विष लाया जाना था जिसे वाई नहीं लाया। एक्स और वाई दोषी हैं। तो इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है दुष्प्रेरण द्वारा हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। ऑप्शन 2 है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से हत्या के प्रयत्न के लिए। ऑप्शन 3 है किसी अपराध के लिए नहीं। ऑप्शन 4 जेड की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जेड की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन 1 धारा 120 में। ऑप्शन 2 धारा 120 का में। ऑप्शन 3 धारा 120 खा में। ऑप्शन 4 धारा 120 घा में यानी कि डी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 120 ए में यानी कि का में। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से राजद्रोह के रूप में कौन सा दंडनीय है? ऑप्शन 1 सरकार को उलट देने के लिए उसकी कठोर आलोचना। ऑप्शन 2 लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार के अज्ञानुवर्तन से प्रवृत्त रहने की उत्प्रेरित करना। ऑप्शन 3 सरकार की नीतियों पर प्रचारात्मक आक्रमण। ऑप्शन 4 मंत्रियों को पद से हटाने का प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार के अज्ञानुवर्तन से प्रवर्तित रहने को उत्प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं हम। राजद्रोह का सार है। ऑप्शन 1 आशय। ऑप्शन 2 अभियुक्त का फ़ायदा या लाभ। ऑप्शन 3 परिणाम। ऑप्शन 4 आशय और परिणाम दोनों। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे इसको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 आशय। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता 1860 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 1 धारा 141 में। ऑप्शन 2 धारा 146 में। ऑप्शन 3 धारा 149 में। ऑप्शन 4 धारा 159 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 141 में। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं हम। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। ऑप्शन 1 7। ऑप्शन 2 5। ऑप्शन 3 10। ऑप्शन 4 6। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 5 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 48 को 46 को देखते हैं। 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा क्या? ऑप्शन 1 दंगे को। ऑप्शन 2 हमले को। ऑप्शन 3 बलवे को। ऑप्शन 4 विधि विरुद्ध जमाव को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बलवे को। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं हम। प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत प्रथम बार निर्णित किया गया था। ऑप्शन 1 आर वर्सेस हिंगस के बाद में। ऑप्शन 2 आर वर्सेस स्टेफेंस के बाद में। ऑप्शन 3 आर वर्सेस टॉल्सन के बाद में। ऑप्शन 4 आर वर्सेस प्रिंस के बाद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आर वर्सेस हिंगस के बाद में। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं हम।
धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करने को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडित किया जाता है? ऑप्शन 1 धारा 151 में, ऑप्शन 2 धारा 153 में, ऑप्शन 3 धारा 153 का में, ऑप्शन 4 धारा 153 खा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 153 का में। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं हम। उस कथन को निर्दिष्ट करें जो गलत है। ऑप्शन 1 किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने के लिए शास्य संपत्ति का नाथदृष्टि है। ऑप्शन 2 किसी व्यक्ति को शास्य कोई क्षति कारित करने के भय में डालकर तद्वारा उसके कोई संपत्ति प्रदान करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना उद्यापन है। ऑप्शन 3 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट करना डकैती की कोटि में आता है। ऑप्शन 4 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हैं तो वे दंगा कारित करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हैं तो वे दंगा कारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं हम। दंगा क्वेश्चन नंबर 50 है, दंगा के अपराध के लिए अपराधी को कितनी अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 1 माह। लोग बहुत गलती करते थे इसके पनिशमेंट में। तो ये इस तरीके से हमारे टॉप 50 MCQs IPC के कंप्लीट हुए, जो आपकी जुडिशरी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आप इसकी टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं टारगेट फॉर आर्ग्यू से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सारे लेक्चर्स और आपकी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो टारगेट फॉर आर्ग्यू पे अवेलेबल हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट की फिर से आएगी, सो प्लीज़ देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।